वेलकम। मैं हूं अलीना फारूक शेख और वजीर आजम इमरान खान के कुछ बयानात आपने मुलाहिजा किए हुकूमत में आने से पहले, हुकूमत में आने के बाद, हुकूमत में आने के बाद और टू बी वेरी प्रिसाइज तकरीबन 2-2.5 साल बाद वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि बगैर तैयारी के हुकूमत में नहीं आना चाहिए। उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि जब वो हुकूमत में आए तो पहले 2-3 माह तक कुछ मामलात उनको समझ में नहीं आए, समझने में बड़ी दुश्वारी हुई और उसके बाद मामलात को इम्प्रोवाइज़ करके चले। उन्होंने कहा ये जो सिस्टम है ख़ास तौर पर इंतकाले इक़्तिदार का, इसके ऊपर कुछ नज़र-ए-सानी होनी चाहिए। जनाब, अब वज़ीर आज़म इमरान खान के हुकूमत में आने से पहले के बयान तो हमें याद ही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने मंशूर के तौर पर अपनी टीम को सेल किया। उन्होंने बताया कौम को कि किस तरह से वो पूरी तरह तैयार हैं और जितने मुल्की मसाइल हैं उनके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया है और उसके लिए उनके पास टीम भी मौजूद है और मुल्की मसाइल वो हल कर देंगे। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना कल हमारे तज्जियाकार इसके ऊपर क्या राय रखते हैं। सवाल हमने कुछ इस तरह से बुनियादी तरतीब दिया है कि ये जो सारे मामलात 3 माह के अंदर बड़ी मुश्किलात पैदा हुई, समझ नहीं आई थी, हुकूमत में आए तो सब कुछ मुख्तलिफ था, बाहर बैठे तो मुख्तलिफ था, और फिर ये कि इंतकाले इक़्तिदार का जो सिस्टम है उसके ऊपर नज़र-ए-सानी होनी चाहिए। तो हमारे एनालिस्ट क्या समझते हैं, क्या बयान दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल का तारुफ आपसे करवा दूं, हसन निसार साहब हमें ज्वाइन करें, रसूल बख्श रईस साहब हैं, इरशाद भट्टी साहब हैं, शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ हैं और मुनीब फारूक साहब भी हमें ज्वाइन करें। हसन निसार साहब, आपसे आज की गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ आपने सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा है। एक वक्त था जब आप उनके नज़रियात के हामी भी थे, आपको यकीनन पता होगा कि क्या तैयारी थी उस वक्त और क्या वो कहते थे। तो अब जो वो कह रहे हैं इससे मुतालिक आपकी क्या राय है, क्या आप मुत्तफ़िक हैं, मुतमईन हैं इससे? पहली बात तो यह है कि वक्त शख्स गुजारा अपनी जगह पे, लेकिन हमारा एक फासले का सलाम दुआ का रिश्ता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है, नज़रियाती तौर पे और नज़रियात ही मेरे हैं। ये खबरें की फाइलें उठा के देख लो, सारा कुछ सामने आ जाएगा। अच्छा, तीसरी बात यह है कि एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ये पीटीआई की गवर्नमेंट का जब मैं फटा था तो मेरा बुनियादी इतराज कह लो, इल्ज़ाम कह लो, वो था क्या, वो यही था कि होमवर्क के बगैर आ गए हैं। ये मेरा इंप्रेशन थ्रू आउट ये था कि भाई ये मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोफेशनल्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनकी टीम्स बैठी हैं। जाहिर है वो जलसे जुलूसों वाला टाइप, वो घटिया टाइप नहीं होता, वो सीरियस लोग होते हैं, सोबर लोग होते हैं। तो मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन जो कोई भी हैं भी बड़े काम हो रहे हैं। दैट इज द इंप्रेशन आई वाज गिवन। अच्छा, इस पे मुझे गुस्सा चढ़ा। वो होमवर्क वाली बात थी, इफ यू कैन रिकॉल। मैंने तो, और जाहिर है मेरा तो कोई ना प्रॉब्लम था, ना है, ना हो सकता है कि भाई होमवर्क ही कोई नहीं है, इतना बड़ा काम करने आ गए। अच्छा, दूसरी तरफ ये कहना कि जी तैयारी नहीं की थी, दिस इज स्ट्रेंज। ये ओ लेवल के नालायक बच्चे को भी पता होता है कि अगर मैं तैयारी नहीं करूंगा तो नतीजा क्या निकलेगा। दूसरी बात यह है बीबी, मुसलमान को डे 1 से ये बताया जाता है कि जिंदगी है ही तैयारी। ये आखिरत की तैयारी का नाम है। एवरी मुस्लिम, वो मेरी तरह चाहे गुनाहगार ही क्यों ना हो, उसको डे 1 से ये सारी तरबियत हमारी है क्या। इस्लाम अगर एक पैकेज है तो है क्या, एक लफ्ज में बयान करना हो तो है तैयारी। खुदा के हुजूर पेश होने की तैयारी। अमाल क्या है, तैयारी। अच्छा, तो आपको समझ नहीं आ रही कि भाई तैयारी के बगैर आना नहीं चाहिए। अरबी का एक मुहावरा है, जरा गौर से सुनना उसका उर्दू तर्जुमा, कि जो ये नहीं जानता कि उसने जाना कहां है, उसे सफर शुरू ही नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि वो लड़ाई के बाद वाला जो मुक्का शुक्का, ये वो ठीक है। और एक आखिरी बात सुनो आप, बहुत खूबसूरत जिंदगी की समरी है कि प्रिपेयर एंड प्रिवेंट इंस्टेड ऑफ रिपेयर एंड रिपेंट। सो अब आधा वक्त गवा के अगर आप बाकी जो सारा वक्त है बचा खुचा जितना भी है, वो अगर आपने रिपेंट करने और रिपेयर करने में लगाना है तो बिस्मिल्लाह लगे रहो, और इस पे क्या तबसरा करना है। लेकिन सवाल आपने बहुत अच्छा किया। आपको नहीं लगता उनका बयान दुरुस्त? ये इस तरह के सवाल किया करें जिससे हमारा यूथ जो है, वाह, वो एजुकेट हो। ये तो रिकॉर्ड कायम हो गया। बहुत अच्छा सवाल आपने
नहीं, ये मेहनत सफल हो सेंसिबल गई सवाल आज है, सारी। बाकी क्लरिकल एक्सरसाइज है थैंक सारी, यू सर। वो रिपोर्टरों के खेल हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक जी है। अच्छा शहजाद इकबाल साहब, अभी हम तैयारी की बात कर रहे हैं, तो शहजाद साहब चले वजीर आजम की ये मान लेते हैं वजाहत कि हम पहले आए, बाहर बैठे हुए चीज़ें मुख्तलिफ थी, हुकूमत में आए तो बिल्कुल मुख्तलिफ हमें सब कुछ नज़र आया, तो ज़रा उसको टैकल करना मुख्तलिफ हुआ। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी तो 5 साल हुकूमत की थी ना, क्या वो तजर्बा अप्लाई नहीं हो सकता था? 2008 के इंतखाबात से पहले वजीर आजम साहब ने मुझे एक इंटरव्यू देने दिया था, और वो इंटरव्यू ऑडियंस के साथ था CBM यूनिवर्सिटी में, और उसमें यही मैंने उनसे सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ हमें 2013 की हुकूमत नहीं मिली, क्योंकि 2013 से 2018 हमें अच्छा तजुर्बा हासिल हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में। तो मैंने उनसे पूछा, मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी नेट प्रैक्टिस हो गई, अब आप तैयार हैं? वो कह रहे हैं 100% तैयार है, और टीम भी हमारी तैयार है। तो ये एतमाद था, और उसी एतमाद की बुनियाद पे मेरे ख्याल से वो ये बात करते थे कि 6 महीने में हम करप्शन खत्म कर देंगे, 1 साल में फलाना रिफॉर्म कर देंगे, पुलिस सिस्टम ठीक हो जाएगा, जुडिशल सिस्टम ठीक हो जाएगा। ये महीनों महीनों और 1 साल की वो फिगर दिया करते थे कि इसमें हम सब सही कर देंगे। और अब वो कह रहे हैं कि निज़ाम को तब्दील होना चाहिए। मेरे ख्याल से कल उन्होंने जो बाइडन की मिसाल भी दी है कि देखें इलेक्शन के बाद 2-2.5 महीने उनके पास है टीम बनाने देखने के लिए कि क्या मामलात हैं। चले आप इन 2.5 साल में से 3 महीने माइनस कर लें, क्या 3 महीने माइनस करने के बाद क्या हालात तसल्ली बख्श हैं, इत्मीनान बख्श हैं? मेरा तो ख्याल है कि 3 महीने से कोई ज्यादा फर्क नहीं हो जाएगा। आप इनको 5 साल की जगह 5 साल 3 महीने दे दें, और फिर इनकी कारकर्दगी आप जज कर लीजिएगा कि वो क्या होती है, अगर इतना ही बड़ा मसला है 3 महीने। देखिए 3 महीने के बाद भी क्या हुआ है, या 1 साल के बाद क्या हुआ। जिन वुजरा को आप हटाते गए, चाहे वो असद उमर साहब हो, वो दोबारा काबीना में आ गए। गुलाम सरवर साहब कहते हैं कि टेक्निकल वजारत थी पेट्रोलियम, इसीलिए मुझे हटा दिया, उनको एविएशन दे दी। तो किसी का एहतसाब हुआ है 2.5 साल में? किसी एक वजीर की मिसाल हमारे सामने है जिसको हटाया गया हो? नहीं है हमारे सामने। जिसको हटाते हैं उसको नया पोर्टफोलियो दे देते हैं। तो भाई जो एक बंदा नाअहल है, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वो दूसरा पोर्टफोलियो कहां से बेहतर संभाल लेगा? इस चीज का जवाब हमें आज तक नहीं मिला है। दूसरी बात, इनकी काबीना के हवाले से तो बात ही यही होती है कि ये मिक्सचर है पीपल्स पार्टी और परवेज मुशर्रफ की काबीना का। नए लोग कहां हैं इसमें? क्या हफीज शेख साहब, जिसके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वजारत है, क्या वो नए हैं? क्या शेख रशीद साहब पहली मरतबा वजारत में आए हैं? क्या उमर अयूब साहब पहले मिनिस्टर नहीं रहे? क्या गुलाम सरवर साहब पहले मिनिस्टर नहीं रहे? खुसरो बख्तियार साहब नहीं रहे? ये टीम तो पुरानी है, नए तो चंद लोग हैं आपके पास। तो ये एक्सक्यूज नहीं है कि लोग ना तजुर्बेकार थे या उनको पता नहीं था क्या मामलात हैं। देखिए, और दूसरा, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, कि ये अब ये सवाल हम पूछना चाहते हैं ना कि वो बुनियाद क्या थी? 6 महीने में ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। इमरान खान साहब ने अपने आप को सेल किया था एज अ सेवियर, एज अ मसाया, कि मैं इन मसाइल को हल कर दूंगा, मैं एक निजात सुपर हीरो दहिंदा, मेरे पास ये ताकत है। ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी नून लीग कुछ नहीं कर सकी, कर्जों का अंबार लगा दिया उन्होंने, मैं मसीहा हूं। तो भाई ये पिक्चर प्रेजेंट की थी जिसकी बुनियाद पे लोगों ने आपको वोट दिया था। आज आप कहते हैं कि जो है हम लोगों को मजीद वक्त चाहिए होगा, अभी हम सीख रहे हैं। और कल भी उन्होंने ये बात की है कि कुछ वजारतों की परफॉर्मेंस अच्छी है, कुछ अभी तक सीख रहे हैं। अब मैं सर पकड़ के बैठा हूं, क्या करूं? उस्मान बुज़दार साहब आए, उन्होंने भी कहा कि मेरी ट्रेनिंग हो रही है। ये कोई नेट प्रैक्टिस नहीं है, कोई ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है, ये मुल्क का मामला है, सूबे चलाने हैं, हमारी 20-22 करोड़ की आवाम है। इनको आप ट्रेनर्स के हाथ में तो नहीं दे सकते ना, ऐसे लोगों के हाथ में जो कि ट्रेन हो रहे हैं। तो अभी एक जो आपने बयान सुनाया है इमरान खान साहब का, उसमें कह रहे 200 लोग ऐसे आ जाएं हमारे पास टॉप लेवल पे तो मुल्क की तकदीर ठीक हो जाएगी। क्या 22 करोड़ आवाम में वो शख्स उस्मान बुज़दार है जो कि टॉप 200 में फिट आते होंगे? आप मुझे बताइए, क्या वो इतने इंटेलेक्चुअल, इतने काबिल हैं कि टॉप 200 अगर हम पाकिस्तान के उठा ले कि ये बड़े जहन है, उसमें बुज़दार साहब किस नंबर पे आएंगे? 199 पे आएंगे, 200 पे आएंगे, कहां पर आएंगे? देखिए, ये मेरिट नहीं हो सकती कि सादा है शरीफ है। सादा और शरीफ आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि ज्यादा कॉम्पिटेंट हो, काबिल हो। उनके लिए बड़ा, मैं समझता हूं कि बुज़दार साहब के लिए बड़ा ये एक तो बड़ी मुश्किल बात है कि एक तहसील आप नाजिम रहे हैं और आपके पास 12 करोड़ का सूबा चलाने के लिए दे दिया जाए आपके। उनके साथ बड़ी ज्यादती है, ये नहीं हो सकता। आप कितना सीख लेंगे 4 महीने में? ये 12 करोड़ का सूबा है, और ये तो एक मिसाल, इस तरह की कई मिसालें। लेकिन एक जो कल चीज हमने सुनी, एक जो कल उनके वज़रा आके बयान देते रहे, जब उनसे पूछा गया कि ये क्या बात कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि देखें, कम से कम सच्चाई तो उन्होंने बयान की है। इमरान खान साहब ने, उन्होंने सच बोला है जो इस वक्त हकीकत है कि तैयारी नहीं थी, तो सच बोलने का आप उनको मार्क्स दे दें। अब मुझे बताएं कि सच्चाई को मैं कहां लेके जाऊं? चीनी की दुकान पे लेके जाऊं, सब्जी वाले के पास लेके जाऊं कि ये सच्चाई ले और मुझे थोड़ी सी कीमत कम करके दे दें? चूल्हे के सामने रखूं क्योंकि चूल्हे में गैस तो नहीं आ रही, सच्चाई सामने रखूं, गैस की वजह से शायद चूल्हा जल जाए, मैं क्या करूं उस सच्चाई का? देखिए, ये मेरे ख्याल से इमरान खान साहब अगर ये प्रॉब्लम है
एक लास्ट पॉइंट, अगर अभी भी संजीदा है ना, हाँ। क्योंकि वो समझते हैं कि 2.5 साल है, तो आज से एहतसाब करें। जिसने वजारत में 2.5 साल में अच्छा काम नहीं किया है वो आगे भी नहीं करेगा। अगर आप वाकई संजीदा और आप समझते हैं कि होमवर्क पूरा नहीं था आपकी टीम का, आज फारिग करें उनको, ताकि अगले 2.5 साल में तो आपके आज सामने से नए शुरू चेहरे। करें। अच्छा, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया शायद भट्टी साहब। यही तो बुनियादी नुक्ता है कि चलें ठीक है, हम उनको अगर बेनिफिट दे भी देते हैं सच्चाई का, लेकिन मसला ये है कि इस 2-2.5 साल में ट्रेंड ऐसा देखा गया है, एक गलती होती है ठीक है, निशानदही हो जाती है, लेकिन उसके बाद दोबारा वही गलती होती है। एक दफा करना चलें, आप उस गलती से सीखें, लेकिन दूसरी दफा सीखा नहीं जाता, दूसरी दफा इज क्रिमिनल। अच्छा किया वक्त दे दिया आपने भट्टी साहब को, बेहोश होने वाले थे। वो हंस भी रहे थे भट्टी साहब, बुजदार बुजदार का नाम आ रहा था ना, देख रही थी मैं। हाँ, बेहोशी के करीब थे, बड़ी मुश्किल से सहारा दिया है। अच्छा मैडम शेख शुक्रिया। ये जो आप उनको सच्चाई के नंबर देना चाहती हैं, ये नालायकी भरी सच्चाई मैं नहीं देना चाहता। अच्छा, ऐसी टीम लाऊंगा, यानी मैं हैरान होता हूं यार, ये वाकई हम घास खाने वाली कौम है। ये सच्चे हैं, ये सारे सच्चे हैं, सब के सब ऊपर जब आते हैं तो इन्होंने बेवकूफ बनाने के ठेके ले लेते हैं। ऐसी टीम लाऊंगा, दुनिया देखेगी हमारे पास हर मसले का हल मौजूद है, हमारा होमवर्क मुकम्मल है। शुक्रिया अल्लाह का शुक्र खुदा का कि हमें 2013 में हुकूमत ने मिली निज़ाम पर। अच्छा, 200 लोग हमें चाहिए, ऐसी टीम लाऊंगा जो मैच विनिंग हो। हमें इक़्तिदार मिला ये कर देंगे, हमें इक़्तिदार मिला वो कर देंगे। ये किसने कहा था? ये कौन शख्स था जिसने ये कहा था? ये किसके सामने, किस मुल्क की बात कर रहा था? किन चीजों की बात कर रहा था? अच्छा, 22 साल पका दिए, कान पका नहीं देते जैसे वो कहते हैं कि बातें कर करके पका देना, ये पका दिए हमारे 22 साल, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जब भी कोई मसला होता था, जब मार के अंदर आ जाते थे साहब, डुगडुगी बजाते थे और कहते थे साहब को सलाम कर, सलाम किया, अब मैं ये कर दूंगा, साहब को सलाम कर, अब मैं ये कर दूंगा। अच्छा, फिर जब हुकूमत मिली, अंदाजा नहीं था हालात इतने खराब हैं, तो ये बिना तैयारी के किसी को हुकूमत में नहीं आना चाहिए। हुकूमत किस तरह चलानी हमें पता ही नहीं था। 1 साल तक तो मईशत की समझ ही नहीं आई। अच्छा, कल हम जब कहते थे कि आपका होमवर्क मुकम्मल नहीं, राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं, उस वक्त आप क्या कहते थे? झूठा है मीडिया। आज हम कह सकते हैं झूठा है इमरान खान, कह सकते हैं, कह दें अगर मीडिया झूठा है तो। इमरान खान साहब कहां गया वो हुक्मरान जो साइकिल पर दफ्तर जाया करता था? कहां गया वो हुक्मरान जो कश्ती डूबने, हादसा होने पर मुस्ताफी हो जाया करता था? कहां गया वो हुक्मरान जिसने हमसे 35 वादे किए थे? कहां गया वो हुक्मरान जो रियासत मदीना का दाई था? कहां गया वो हुक्मरान जो पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाना चाहता था? पूछा गया, ये पारिस जहांजेब ने इंटरव्यू किया मैडम शेख, तो पूछा गया आम आदमी की मईशत का बुरा हाल है, तो कप्तान ने जवाब दिया हम क्या करें? उन्होंने कहा लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, हम क्या करें? और भाई तुम अपने सारे दोस्तों को भरो, और भी जो 2-4 रह गए हैं दोस्त लंदन, हिंद सिंध अमेरिका से लाओ, उनको दे दो और मौजें करो। हम क्या करें? कुत्तों को खाने दो, बकरियां पालो, अयाशी करो बनी गाला, हम क्या करें? ओ भाई, रियासत मदीना में तो फरात के किनारे कुत्ता मर जाता था, हुक्मरान ओन करता था। फलाई रियासत में तो लोग फाकों से खुदकुशियां नहीं किया करते। इमरान खान साहब, ये हुक्मरानी अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की अमानत याद रखें। ये आपकी चबड़ चलाकियां इसमें काम कब तक यहां आ जाएंगी, यहां बेवकूफ बना लेंगे, यहां हमें आप लुल्लू कह लेंगे, लेकिन जब रोजे क्यामत पूछा जाएगा, जब रोजे क्यामत पूछा जाएगा कि लोग खुदकुशियां क्यों कर रहे थे, उस वक्त फिर कह देंगे कि हम क्या करें। उस वक्त हम क्या करें, जब फरिश्ते आएंगे ना, लग पता जाएगा हम क्या करें। और जो बाइडन की बात कर रहे हैं मैडम शेख, आखिरी बात करना चाहता हूं, जो बाइडन को 3 महीने टीम के सिलेक्शन के मिले, जो बाइडन 36 साल सेनेटर रहा, खारजा अमूर कमेटियों का चेयरमैन रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहा, धक्के खाए उसने, और ये यहां हुकूमती तजर्बा इनके पास है नहीं, पार्लियामेंट में ये कभी आया नहीं करते, किसी कमेटी में बैठे नहीं, फाइल इन्होंने नहीं पढ़नी। हम क्या करें? और हम रिजाइन करें और घर जाएं, अगर हम क्या करें? अच्छा भट्टी साहब, आज आपकी टोन बड़ी बदली मुझे लग रही है, और आपकी टोन की मुशाबहत में मरियम नवाज के ट्वीट से मिला रही हूँ। कल वो कुछ इसी तरह की बात कर रही थी, कहती हैं जी 2.5 साल के बाद अगर ये सब कुछ हो रहा है
और इस सौगात को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए चंद अफराद ने इतनी मेहनत की और बदनामी कमाई है। कौन से दंग रह जाता है इंसान। किसकी बात कर रही हैं? किसकी बात? वो मरियम नवाज। मरियम नवाज। अच्छा, वो जिसकी जायदाद ही कोई नहीं है मुल्क में और बैरून मुल्क, वो जिसने सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी की हुई है, वो जिस जाली ट्रस्ट डीड वाली, वो जाली कैलबरी फाउंड वाली, वो जो नवाज शरीफ की बेटी जिसके पास कोई क्रेडिट ही नहीं है। नहीं, सुन लें आप, ठंड पड़ गई है। मरियम नवाज खान से घसीट के लाई ये बातें। ऐसे इमरान खान साहब अपोजिशन में बातें करते थे, ऐसे इमरान खान साहब अपोजिशन में बातें करते थे बड़ी बड़ी, जैसे ये कर रही हैं, और जब आएंगी लग पता जाएगा। ये बाहर खड़े होकर बातें करना बड़ा आसान होता है, हाँ, ट्वीट करना, ट्विटर पे हुकूमतें चला रही हैं, वो भी आ सकती हैं। आप तो कुछ देर पहले कुछ और मौके जो हमारी कौम का हाल है, अगर मेरे पे हो तो सारी उम्र ना आए, अगर बाकी कौम पे है तो वो जाने और कौम जाने। वैसे शुक्र है आप पे नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मुनीफ फारूक साहब और रसूल बख्श रईस साहब को कमेंट शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। वज़ीर आज़म इमरान खान की तैयारी से मुतल्लिक हम गुफ्तगू कर रहे हैं और ब्रेक पे जाने से पहले इरशाद भट्टी साहब ने वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांग लिया, कहा रिज़ाइन करके घर चले जाना चाहिए। खैर, गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाते रसूल बख्श रईस साहब, ये जो वज़ीर आज़म कहते हैं कि इंतकाल इक़्तिदार का जो निज़ाम है उस पर नज़र-ए-सानी करनी चाहिए, तो इससे मुतल्लिक आपकी क्या राय है? अमेरिका की उन्होंने मिसाल भी दी, ट्रांजिशन पीरियड होता है। दूसरी जमहूरियतों में अगर देखें, यूके की मिसाल ही देख लें, वहाँ पर एज सच ट्रांजिशन पीरियड नहीं होता, हमारी थोड़ी सी रहनुमाई भी की जाएगा। पाकिस्तान में बहरहाल हनीमून पीरियड दिया जाता है। आप कैसे देखते हैं, नजरसानी होनी चाहिए इसके ऊपर? मेरा न ख्याल है कि पार्लिमानी निज़ाम में कोई इसके ऊपर नजरसानी हो सकती है, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम मुख्तलिफ है सदारती निज़ाम से। सदारती निज़ाम में जो अमेरिका का निज़ाम है, वाहिद निज़ाम है दुनिया में, वो ऐसा निज़ाम किसी जगह पे नहीं है कि नवंबर में इंतखाबात हो जाते हैं और 20 नवंबर को नए सदर, 20 जनवरी को सदर हल्फ उठाते हैं। इस दौरान में उनको ब्रीफिंग मिलती रहती है, तमाम इंटेलिजेंस की भी और महकूमों की भी, और फिर एक मकालमा होता है, एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसको के ट्रांसफर ऑफ पावर डिपार्टमेंट कहते हैं, वो अरेंज करता है ब्रीफिंग्स। इकोनॉमी हो, सोसाइटी हो, खारजा पॉलिसी हो, सलामती हो, कोई मामला हो, उस पर ब्रीफिंग प्रेसिडेंट को, इलेक्ट प्रेसिडेंट को दी जाती हैं। वो मुख्तलिफ है। पार्लिमानी निज़ाम में असूल मुख्तलिफ है, तारीख मुख्तलिफ है, तजर्बा मुख्तलिफ है, और वो ये है कि जब आप इलेक्शंस लड़ते हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ में आप रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप हुकूमत में कल आ गए तो आपको क्या करना होगा। एक शैडो हुकूमत बनाती है हर हिज़्ब इख्तिलाफ, और तहरीक इंसाफ तो हिज़्ब इख्तिलाफ की एक बहुत बड़ी पार्टी भी रही है, हुकूमत भी रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि उनको पहले ही से जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, हल भी सब लोगों को मालूम है, तो उसके लिए उनको पहले कोशिश करनी चाहिए थी कि उन मामलात को समझते और उनका हल पहले से उनके पास तैयार होता। मैं नहीं समझता कि ये उनका ये बहाना या उज़र या एक्सक्यूज के हमें वक्त चाहिए था या ट्रांसफर ऑफ पावर का जो मामला है वो दुरुस्त नहीं है या हम तैयार नहीं थे। दूसरी बात जो मैं कहता हूँ ना इमरान खान के हवाले से, जो कोई और बात मैं समझता हूँ कि ये बात जरूर करनी चाहिए, वो ये है कि जहाँ कहीं भी दुनिया में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है, खुसूसी तौर पे आज़ादियों के बाद या जब कोई पॉपुलर हुकूमत इक़्तिदार में आई, तो जब तवक्कुआत का एक इनकलाब बर्पा किया गया आवाम में और सब्ज बाग दिखाए गए और आसमान और से तारे लाने के लिए बातें की गई और वसाइल महदूद थे, इंतज़ामी सलाहियत महदूद थी और मुआशरा उन तब्दीलियों के लिए तैयार नहीं था और सबको लेके चलने का अमल भी काफ़ी कमज़ोर था, तो उससे फिर वही सूरत हाल पैदा होती है जो आज हम इमरान खान के खिलाफ पैदा होते हुए देख रहे हैं। तवक्कुआत उन्होंने बहुत बढ़ा दी, इस्तेदाद नहीं थी, बिल्कुल जिस तरह से वो मान रहे हैं कि तैयारी नहीं थी, हमारा भी यही ख्याल है कि उनकी तैयारी वो नहीं थी। पहला काम जो करती है कोई नई हुकूमत, और खुसूसी तौर पर इमरान खान जो 20 साल जिद्दोजहद करके पावर में आए हैं, तो उनको तैयार रहना चाहिए। वो ये है कि पहले 100 दिन, उन्होंने पहले 100 दिन की बात की थी कि वो वक्त होता है जब लोहा गर्म होता है और जो आपने बुनियादी
आपने रिफॉर्म्स करनी है, सिविल सर्विसेज में करनी है, इकोनॉमी में करनी है, प्राइवेटाइजेशन करनी है, सब चीज के लिए आपको तैयार होना चाहिए। लेकिन जब 2 साल गुजर जाते हैं, उसी तरह से हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें भी सर उठाना शुरू कर देती हैं, पार्टी के अंदर भी वो कोहेरेंस नहीं रहती, अवाम में भी बेचैनी पैदा होना शुरू हो जाती है। और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो तो इतना ज्यादा है कि आप अगर तवक्कुआत बढ़ाएंगे तो लाजमी तौर पे लोगों में एक मायूसी पैदा होगी, जो इस वक्त पैदा होती हुई नजर आ रही है। ठीक है। मुनीफ फारूक साहब, आप वजीर आजम के बयान को किस तरह से देखते हैं, कल वाले एतराफ को, और आगे के लिए आपको क्या लगता है? आप कह रहे हैं कि जी आपको कैसा लगता है आगे अब बेहतरी होगी? एतराफ तो उन्होंने कर लिया है, चलें, मैं तो कहती हूँ लेट्स गिव हिम मार्क्स फॉर दैट, लेकिन आगे बेहतरी होगी कितने? मुनीर साहब को भी बोलने दें, बेचारे कब के चुप करके बैठे। वो अगला सवाल। देखिए, भट्टी साहब का जो माशाल्लाह आज बड़ा जारहाना तज्जिया था, उसका अगर कोई उन्वान रखा जाए तो यही है कि मौत का मंजर या मौत के बाद क्या होगा, उस तज्जिए का अगर नाम रखा जाए। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है, देखिए बहुत सब ने बड़ी डिटेल में, बड़ी साहब ने फरमा दिया, हसन साहब ने, शहजाद साहब ने, रसूल बख्श रईस साहब ने बड़ा, और मेरे ख्याल में जो वो हर चीज़ का अहाता हो गया। मैं सिर्फ थोड़ा सा सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि हमेशा ये कहना कि मैं कुछ कर सकता हूँ, देखिए सेल्फ एश्योरेंस, सेल्फ एश्योर्ड होना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना वो अच्छी बात है, लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंस है और दूसरे को बेवकूफ़ समझना और समझना कि भाई मैं अकेले कुल हूँ, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इस हुकूमत का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर मैं कहूँ, हुकूमत को भी अगर आप रहने दें, एक जो लफ्ज़ बीमारी या इलनेस है वो एक सख्त लफ्ज़ है। हाँ, एक इसे कहा जाता है फलाने को सिंड्रोम है, किसी को हाइट सिंड्रोम है, किसी को कौन सा सिंड्रोम है, इनको एक सिंड्रोम है, उसका शिकार है ये जमात, और वो है सेल्फ राइटियसनेस का, यानी कि हम बहुत अच्छे, हम नेक, हम पारसा, हम अकल और फहम रखने वाले, बाकी सब बेवकूफ़ और गधे। जब आप ये एटीट्यूड रखेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फिर आप गलतियां भी करेंगे, फिर ब्लंडर्स भी मारेंगे, अलाउ मी टू से, फिर चबले भी मारेंगे, क्योंकि इनफेलेबल तो नहीं आप हो सकते ना। आपको ये कहना बड़ा आसान है, इट्स ईजियर सेड देन डन। और दूसरी बात यह है कि जो जमात इक़्तिदार में आए और इक़्तिदार स्टिच अप हो उनके लिए, मतलब चीज़ें मैनेज हों, जुड़ी जाएं, तो वहाँ पर फिर उसका नतीजा इसी तरह का ही निकलता है। ये जो सारी बातें हुई, ये वजारतों की, अभी शहजाद साहब बात कर रहे थे कि वो जो एक जगह, पंजाबी में कहते हैं ना, जेड़े इत्थे पढ़े और लाहौर भी पढ़े, यानी कि जो एक जगह नाहल या निकम्मा है वो दूसरी जगह भी एसेंशली होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जब कन्वीनियंस ओवरटेक कर जाती है किसी सही चीज़ को, यानी कि सियासी तौर पर क्या कन्वीनियंट है कि गुलाम सरवर खान साहब को वजारत देनी है, नो मैटर कि उन्होंने वहाँ क्या किया गैस वाले मामले में, या उन्होंने एविएशन में क्या आकर मामलात बयान कर दिए, सब कुछ कर दिया। सो उनका जो एटीट्यूड है वो मैटर करता है, और इस हुकूमत का भी एटीट्यूड वैसे ही है। मुझे, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, इमरान खान साहब से आज कोई उनसे इंटरव्यू में अगले पूछ लेगा कि जनाब ये जो आपने पिछले 12-15 साल ये जो बातें की, तो वो हील जस्ट श्रग हिज शोल्डर से, हाँ हाँ वो बात थी, लेकिन मैं तो सच बोल रहा हूँ कि वाकई हमें नहीं पता था। आज वो ये कह रहे हैं 2 years डाउन द लाइन में शायद इससे मुख्तलिफ बात कर रहे हो कि भाई देखिए हमने बड़ा कमाल काम किया। लेकिन और वो आप यकीन माने जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, आप देखिएगा कल के टॉक शोज में भी, आज के टॉक शोज में भी, आप हम अगर ये मिसाल देखेंगे, देखिए नहीं वज़ीर आज़म तो खुद मान रहे हैं और पहले क्या बातें करते रहे और अब क्या करें, तो उसमें से भी ऐसी ही तशरीह निकाली जाएगी कि अकल दंग रह जाएगी कि भाई क्या, भाई कुछ दिफा हो अगर जमात का, वज़ीर आज़म का, तो ये हो। अच्छा, वो एक और बात भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी ये पुराने वज़रा वाली बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जी पहले तो काम सतही होता था, अब तो हम मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ अंदाज में करने से ये सब चीजें तो आएंगी। देखिए दुरुस्त बात है, अगर भट्ठा पहले भी बिठाया जाता था, अब जरा तफसील से किसी जगह बिठा दिया जाता है। पहले शायद इतनी बड़ी चवल नहीं मारी होगी किसी ने कि आकर APIA के बारे में ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कोई बात ऐसी कर दे कि लाइसेंस जाली और फलान और ये और वो इस हुकूमत में हो गई। बड़ी अच्छी बात है, हो गई, बहुत अच्छी बात। ठीक है जी, हमारे तमाम जी करना चाह रहा था, इजाजत नहीं है, बस कर दो यार। देखिए ये एक तो अलीना, एक सेकंड भट्टी साहब, थोड़ा सा टाइम है, आप भी ले जाएंगे, फिर वो
एक तो देखें, ये जो कह रहे हैं ना कि निजाम तब्दील किया जाए, ये दूसरी हुकूमतें भी आकर इसी निजाम में डिलीवर करती है ना। मतलब आपको निजाम भी तब्दील करना है, सब कुछ तब्दील करना है आपके लिए। इस वक्त इदारे तमाम आपके साथ हैं, अदालतें आपके एग्जीक्यूटिव फैसलों के बीच में मदाखलत नहीं कर रही, एस्टैब्लिशमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, आपको कोई गिराने की कोशिश नहीं कर रहा। मतलब और क्या चाहिए आपको? इसके बाद भी आप एक्सक्यूजेस ढूंढेंगे कि अब तो निजाम चाहिए, अब तो जो बाइडेन वाला चाहिए। दूसरा, ये जो वुज़रा वाली बात हो रही है ना, अगर इनको सियासी बुनियाद पे ही वजारतें बांटनी थी तो इस पे पहले तनकीद क्यों करते थे? कि आपको नहीं पता था कि जब आप हुकूमत में आएंगे तो जो इलेक्टेबल होगा उसको आपने वजारत देनी होगी? आपने तो कहा था कि 20 लोगों की मेरी 20 वज़रा होंगे मेरी काबीना में, अब आपने 50 से ज्यादा ऊपर कर दिए हैं। आज एक और बयान भी सुन लीजिए उनका, वजीर आजम साहब का, कि जब तक मुल्क की आमदनी नहीं बढ़ेगी मसाइल रहेंगे और अवाम जो है वो सब्र से काम ले, सब्र करना अरे होगा। भाई, आपने बार बार कहा था कि आमदनी हम बढ़ा के 8,000 अरब कर देंगे। पहले साल में नेगेटिव ग्रोथ थी रेवेन्यू की, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कभी। अगले साल फिर हमने देखा चंद 2-4% की ग्रोथ नजर आई है रेवेन्यू में। आगे भी कोई इम्कानात नहीं है कि हम 5,000 अरब का जो अपना टारगेट है पूरा कर लेंगे। तो आमदनी बढ़ाना आपका काम है। आप हमें ये बता रहे हैं कि जब तक आमदनी नहीं बढ़ेगी हालात बेहतर नहीं होंगे, और आप तसल्ली रखें, आप इत्मीनान रखें और आप सब्र से काम लें। ठीक है, ओके जी। हमारा तमाम पैनल आज कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल जो बात है, खा वो उनकी तैयारी से मुतल्लिक हो या इंतकाल इक़्तिदार के निज़ाम से मुतल्लिक, वो दुरुस्त नहीं है, वो वजाहत बैठती नहीं है। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, दूसरे सवाल के साथ वापस आएंगे। मर्दान में रैली की, जलसे किए, क्या अपडेट है उसकी और PDM के अंदर क्या चल रहा है, ब्रेक के बाद जाएंगे। जनाब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपनी महंगाई रैली लेके मैदान पहुंच चुकी है। आज पावर शो सारा दिन वहां पर हुआ, गहमा गहमी रही, उससे मुतालिक तो गुफ्तगू करेंगे, लेकिन PTM के अंदर क्या चल रहा है ये बड़ा अहम है। कल हमने पीपल्स पार्टी की भी बात की, अब मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी JUIFA में कुछ दिनों से क्या चल रहा है उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। जनाब, अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं मौलाना फजलुर रहमान और उनकी नून लीग के साथ हिमायत के ऊपर। पहले हमने देखा नून लीग और नवाज शरीफ के बयानिए के ऊपर तो खुलकर लोग बोल ही रहे थे। अब नजरियाती रहनुमा, जिनमें शेरानी साहब भी शामिल हैं, उन जैसे रहनुमा मौलाना साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और सिलेक्टेड तक कह दिया है मौलाना साहब को। तो ये सारा कुछ क्या है, और ये जो मौलाना की जमात के अंदर तोड़ फोड़ हो रही है, आवाज़ें उठ रही हैं, इससे PDM इत्तेहाद पर कितना बुरा असर पड़ेगा? अपने एनालिस्ट से आज हमने रेट करवाना है, 1 से 10 तक की ऑप्शन है, 10 सबसे ज़्यादा, 1 सबसे कम। इरशाद भट्टी साहब, अब्दुल गफूर हैदरी साहब ये कहते हैं कि मौलाना शेरानी से जो उन्होंने इल्ज़ामात लगवाए वो लगवाए गए हैं, बयान दिलवाया गया है, तो इसको कैसे आप देखते हैं? जी मैडम शेख, इस साल जो सर्दी ज्यादा लाई गई है वो भी लाई गई है। और मैडम शेख जो अब धूप दोपहर को नहीं निकलती वो भी रुकवाई गई है। और मैडम शेख जो इनकी किस्मतें खराब हैं वो भी करवाई गई है। ऐसे ही ये पता नहीं कहां से दुनिया से लोग आ गए। ये कहना बड़ा आसान अच्छा, होता है, पहले लेकिन एक इतना नजरियाती पहले नंबर ले लें, पहले नंबर ले लें, पहले नंबर ले लें, 5 नंबर है, क्योंकि मोराल पे फर्क पड़ता है, नंबर गेम पर फर्क पड़ता है। 5 नंबर। जो कुछ मौलाना साहब के साथ हो रहा है ये होना था। जो बड़के, जो धमकियां, जो जबान दराजियां, क्योंकि वो आगे जमहूरियत ढूंढ रहे, उनकी अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं। हाफिज हुसैन अहमद ने नवाज शरीफ को आस्तीन का सांप करार दिया, उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। PDM और मौलाना शेरानी की 2 बातें, PDM जाती मफादात के लिए कायम हुई है। मौलाना ने 2019 में धरना दिया और जमात की मजलिस शूरा से अब मंजूरी ली। और दूसरी बात है, मौलाना शुजाल मल्क, मौलाना गुल नसीब भी और मौलाना शेरानी और हाफिज हुसैन अहमद के साथ हैं। और बाकी जो कुछ है वो आपके सामने है। ठीक है जी, 5 नंबर मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये सबसे बड़े सिलेक्टेड ये खुद हैं। हसन निसार साहब, मौलाना शेरानी साहब जैसे नजरियाती रहनुमा जो कि बड़ी देर से मौलाना के साथ हैं और एक बड़ी उनकी फॉलोइंग है अपना अलग से, तो जब वो इस तरह के सवालात उठाते हैं तो फिर उसके ऊपर ताज्जुब नहीं होता? नहीं, तजुब नहीं होता। मेरा ख्याल है बहुत सेंसिबल आदमी है। मैं तो आमतौर पे खास तरह मैं एलर्जी वगैरह का मेरा और तरह का मेरा नुक्ता नज़र है, लेकिन वो बहुत सेंसिबल आदमी है। उन्होंने इसराइल के हवाले से भी बहुत खूबसूरत बात की है। लेकिन ये किसी भी चीज़ का PDM पे क्या असर पड़ना है भाई? ये बर्फ़ का ब्लॉक है, चूँकि सर्दी है, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है, डिसअपेयर हो जाएगा, कोई बात नहीं। 4 नंबर कितने नंबर दिए अपना भट्टी साहब ने?
भट्टी साहब 5 ना 5 दिए हैं तो आप चलें 4.5 दे दें। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं 4.5 यार, ये दे बर्फ देते का हैं ब्लॉक है, छोड़ें। ठीक। अच्छा, सर्दी की बात कर रहे हैं, हाँ, सर्दी की बात कर रहे हैं मुनीब फारूक साहब। लॉन्ग मार्च होना है इस्लामाबाद में, ठंड में जाके बैठना है। मौलाना के फॉलोअर्स होंगे तो जरा ये सख्ती वक्ती भी बर्दाश्त कर सकेंगे, ये तो बड़ी इस्टेब्लिश बात है। क्या आपको लगता है कोई असर नहीं पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल जी कोई असर पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये बातें चलती रहती हैं। मौलाना का जो मौलाना के हुक्म पर अगर लोगों ने निकल कर आना है, उनके पार्टी के कुछ वर्कर होंगे, कुछ बाकी मदरसे के मामलात होंगे, तो लोगों ने आना है, तो वो बड़े डाई हार्ड किस्म के, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मौलाना साहब के बारे में कोई क्या कह रहा है, सिलेक्टेड हैं नहीं सिलेक्टेड हैं, वो फिर वो एक डिबेट और है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा। हसन साहब ने 4.5 दिए हैं, भट्टी साहब ने 5 दिए हैं, मेरे 4.25 कर दें। ठीक है, मुनासिब दरमियाना सा काम कर रहे हैं। शहजाद इकबाल साहब, मुझे भी लगता है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखें हमारे यहाँ जमातों में लीडर होता है और इसके बाद नंबर 2 नंबर 3 की कोई हैसियत नहीं होती है। बिल्कुल ठीक की है, बातें ठीक की है शरानी साहब ने कि वो सिलेक्टेड है, लेकिन ना वो पार्टी कितनी जमहूरियत होगी जिसका नाम होगा JUIF, F मतलब फजलुर रहमान, PMLN मतलब नवाज शरीफ। जो पार्टी नामों पे बनी हो वो कितना जमहूरियत पे यकीन रखती होगी। एटलीस्ट अपनी पार्टी में तो कोई जमहूरियत नहीं है ना, ये तो सबको पता है। चाहे वो इवन इमरान खान साहब की पार्टी हो, PTI लिख दिया, वो भी इमरान खान साहब की पार्टी है। तो जिस पार्टी में जमहूरियत नहीं होगी उसकी बुनियाद ही ऐसी होगी, वो मुल्क में कितना जमहूरियत के लिए क्या कर लेंगे। सबको अंदाजा है इस वक्त जो भी हो रहा है, चाहे उनकी बातें सही हो, असूली तौर पर बातें ठीक है PDM की कि मदाखलत नहीं होनी शहजाद साहब, PTI में गो के इमरान साहब का नाम नहीं है, लेकिन जमहूरी रिवायात को फॉलो कर रही है वो पार्टी के अंदर। जमहूरी रिवायात फॉलो कर रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपने अभी नाम से सबको मंसूब किया ना, तो मैं पूछ रही थी। मैंने खुद ही कह दिया था ना कि PTI में भी नाम नहीं है इमरान खान साहब का, लेकिन उसमें भी जमहूरियत नहीं है, किसी पार्टी में नहीं। मैंने खुद ही कह दिया था ये बात। चलें ठीक है, नंबर नहीं देंगे? नंबर ले लें, 3 नंबर ले लें। इससे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम जी रसूल बख्श साहब आप लोगों को हाईलाइट करना चाहिए, वो है पीपल्स पार्टी का इशू। मैंने 5-6 दिन पहले अपने प्रोग्राम में जुम्मे के दिन ये बात की थी। पीपल्स पार्टी कायरा साहब से पूछा था, आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे, सिंध असेंबली की कुर्बानी दे देंगे, सेनेट इलेक्शन भी हम उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ देंगे, ये बयान है बिलावल साहब के, लेकिन जाहिरन वो क्या कर रहे हैं, वो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं बाय इलेक्शन लड़ने की। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाय इलेक्शन के लिए बुलाया तमाम सूबों को, सिर्फ सिंध थी उसमें, और वो पुश कर रहे थे कि वक्त पे कराएं। तो एक तरफ तो वो कहते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ना है, लेकिन दूसरी तरफ जमात इलेक्टोरल कॉलेज को मुकम्मल करने की बात कर रही है। इशू ये है, और ये अगर इस पे आप शहजाद साहब, आप कल थे नहीं, हमने वैसे इसको डिस्कस कर लिया था कल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैंने आपका कमेंट शामिल कर लिया, हमने कल उसको बड़ी डिटेल से बात की थी। क्या होगा, असर क्या होगा, तो मेरे ख्याल से उसमें 9 में से 10 नंबर मिलने चाहिए, इतना बुरा असर होगा उसका। ठीक है, पीपल्स पार्टी का इम्पैक्ट ज्यादा होगा। वैसे रसूल बख्श रईस साहब, हाँ ठीक है, रसूल बख्श रईस साहब ने भी यही कहा था कल कुछ। रसूल बख्श साहब, आज मौलाना फजलुर रहमान की जमात को कैसे देखता है? जी, मेरा ख्याल ये है कि जो बातें आज JUI और फजलुर रहमान साहब के बारे में कही जा रही हैं, कोई वो नई बातें नहीं है। इससे पहले भी स्प्लिट आया था, मौलाना समीउल हक ने अलहदा से अपनी जमीयत बना ली थी, पहले भी इस किस्म की कोशिशें होती रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि PDM की तारीख पर उस पर कोई असर पड़ेगा। जो लोग मौलाना साहब के साथ हैं, उनके साथ चल के इस्लामाबाद आएंगे। मेरा ख्याल ये है कि 4 नंबर से मैं ज्यादा नहीं दे सकता, कि ये जो जिस तरीके से उनकी तारीख चल रही है उसी तरीके से चलती रहेगी। ठीक है जी, आप भी 4 नंबर देंगे? 4, 4.25, 3, इससे ज्यादा कोई नंबर? और कहते हैं कि ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा, ये जो सारी तोड़फोड़ हो रही है मौलाना की जमात के अंदर, ये आवाजें उठ रही हैं। आपसे इजाजत चाहेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी नए सवालात के साथ। बहुत ख्याल रखिए।